गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम फिट एकेडमी रांची में। आज हम लोगों का तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे और इसे इसी क्लास में याद करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में अनुसूची जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। शुरुआत में जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। तो शुरुआत में हम लोग 8 अनुसूचियों को एक साथ पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में 4 अनुसूचियों को और देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। प्रथम अनुसूची, किसी भी पुस्तक में जो अनुसूचियां दी होती हैं उसमें शुरुआत में जब हम किसी अनुसूची प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि भारत क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में दिया गया है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुसूची 1 को पढ़ेंगे तो आपको भारत के राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलेंगी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, उसमें कैसे उसका क्षेत्र कहाँ तक है, अगर नए केंद्र शासित प्रदेश या नए राज्यों का निर्माण करना है तो कौन से अनुसूची में बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो प्रथम अनुसूची में होगी। दूसरी अनुसूची है प्रथम अनुसूची में। आप बस याद रखिए कि जब भी हम पहला चीज किसी चीज का पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, परिचय। तो हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं प्रथम अनुसूची। तो पहला अनुसूची में तो हम पहले यही जानेंगे कि भारत है क्या, कितना उसका राजनीतिक क्षेत्र है, कहाँ तक उसका भौगोलिक क्षेत्र है या राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शुरुआत में राज्यों की संख्या तो 14 थी, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते बीच में 29 भी हुई और अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते, किसके वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी मिलती है। तो जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं, महाधिवक्ता, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, इसके अलावा महानियंत्रक लेखा परीक्षक जिसे कैग भी बोला जाता है, इन सभी के वेतन और भत्ते के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें संविधान की अनुसूची 2 को पढ़ना होगा या उसे देखना होगा। तो दूसरा अनुसूची हमें क्या बताता है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है कि अभी वर्तमान में किसकी सैलरी कितनी है। समय समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। तीसरी अनुसूची है शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ के बारे में जानकारी हमें तीसरी अनुसूची से मिलती है। तो इसे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहला में है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा और तीसरा को हम लोग साथ में याद कर सकते हैं। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि जब भी आप किसी नौकरी में जाएं या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो पहले आप पैसे के बारे में जानते हैं कि वहां हमें कितना वेतन या भत्ता मिलेगा। उसके बाद ही आप किसी एग्रीमेंट पे या कहीं सिग्नेचर करते हैं या शपथ लेते हैं कि हाँ हम इस काम को करेंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पहले जो है दूसरे में वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है, उसके बाद तीसरे में शपथ के बारे में उल्लेख है। तो तीसरा अनुसूची हमें बताता है शपथ के बारे में। शपथ किस तरह से, कौन किसे शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति किन किन को शपथ दिलाएंगे, राज्यपाल किसे शपथ दिलाएंगे, इस तरह का जो भी जानकारी है वो हमें तृतीय अनुसूची से मिलती है। चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संसद जो है, भारत में 2 संसद है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रत्येक राज्यों से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में आएंगे, उसके बारे में उल्लेख कहाँ पर है, तो वो चौथी अनुसूची में है। जैसे झारखंड में राज्यसभा की सीटें अभी वर्तमान में 6 हैं, यानी कि पूरे झारखंड से 6 राज्यसभा के सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं, 6 संसद चुन के राज्यसभा में जाते हैं। उसी तरह से प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक संख्या है, जहां जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी
उस आधार पे राज्यसभा में जो है वो सांसद को चुनकर भेजा जाएगा। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन दर्शाता है, तो चौथी अनुसूची में इसके बारे में लिखा गया है। अगला है पांचवी और छठी को हम लोग एक साथ याद कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा है, दोनों में SC ST का बात किया गया है। पहले में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का बात किया गया, यानी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में बात किया कि इन क्षेत्रों में कैसे प्रशासन करना है, वहां किस आधार पर चुनाव होना है और किस तरह से उनको लाभ पहुंचाना है। और फिर आती है छठवीं अनुसूची जिसमें स्पेशली 4 राज्यों को जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं जनजातीय क्षेत्र के लिए, उसके बारे में उल्लेख है। तो वो हो जाता है छठी अनुसूची में जनजातीय प्रशासन, सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप इसमें मैप में देखेंगे तो चारों राज्य एकदम एक साथ है, मणिपुर इसमें नहीं है। कभी कभी ऑप्शन में मणिपुर देता है और हम लोग उसे मिजोरम को मणिपुर समझ करके टिक कर देते हैं, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केवल 4 राज्यों का ही इसमें उल्लेख है। और वो 4 राज्य है असम, मेघालय, मणिपुर नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। पांचवी और छठी अनुसूची जो है वो SC ST से रिलेटेड है और छठी अनुसूची जो है वो मेनली 4 राज्यों से संबंधित है। उसके बाद आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को याद करना बहुत आसान है। 100 से 7 होता है और 100 से सूची होता है। सूची मीन्स की एक लिस्ट कि कौन से कानून कौन बनाएंगे, राज्य सरकार बनाएंगे, केंद्र सरकार बनाएंगे या फिर दोनों मिलकर बनाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं सूची। सूचियों का वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया। सूची का मतलब होता है लिस्ट। 3 प्रकार के लिस्ट हमारे संविधान में देखे जा सकते हैं। एक है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची का मतलब है वह लिस्ट जिसमें राज्य द्वारा कौन कौन से विषयों पर कानून बनाए जाएंगे उसके बारे में लिखा गया है। संघ सूची का मतलब केंद्र सरकार कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगी उस विषयों को उसमें लिखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के समावेश से जो कानून बनेगा, दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये कुछ नहीं है, बस एक लिस्ट है। जैसे शिक्षा व्यवस्था जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। जैसे आप उदाहरणतः देख सकते हैं CBSE जो है वो सेंट्रल बोर्ड है और जैसे जैक बोर्ड है जो झारखंड का बोर्ड है, तो ये झारखंड सरकार का भी एक अपना बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक अपना बोर्ड है। तो आप चाहे तो किसी में भी किसी के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं, दोनों उतना ही मान्य होता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। सूची का मतलब है लिस्ट, यानी कौन सी लिस्ट कि सरकार कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगी। केंद्र सरकार की अलग लिस्ट है, राज्य सरकार की अलग लिस्ट है और एक लिस्ट जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसकी अलग लिस्ट है। कभी कभी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषयों में मतभेद होता है तो केंद्र सरकार को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे अगर शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया जाए, राज्य सरकार उस कानून को बनाए और केंद्र सरकार कहे कि नहीं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और केंद्र सरकार की बातों को ही मान्य रखा जाएगा। जैसे संघ सूची जो है इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और शुरुआत में 97 विषय थे इसमें, यानी 97 टॉपिक्स थे जिस पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती थी, लेकिन वर्तमान में उनके दायरे को बढ़ाकर 100 विषय कर दिए गए हैं। अब 100 विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची जिस लिस्ट को ध्यान में रखकर जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं, शुरुआत में 66 विषय थे जो कि इसे घटाकर, इनके दायरे को घटाकर 61 विषय कर दिए गए हैं। मतलब शुरुआत में राज्य सरकार 66 विषयों पर कानून बना सकते थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय उनको दिया गया है। जैसे पुलिस व्यवस्था का जो है वो विषय किसे सौंपा गया है, तो वो राज्य सरकार को सौंपा गया है कि हमारे राज्य में पुलिस व्यवस्था कैसी होगी, पुलिस प्रशासन कैसी होगी, कब भर्ती होगा,
कब कितने सैनिक नहीं, पुलिस कर्मचारी जो है वो कहाँ पर पोस्टिंग किए जाएंगे, मतलब पुलिस से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं, जितने भी कानून है, विषय है, उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची कानून बनाती है। और अभी वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में है, ये याद रखने योग्य है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। विवाद होने पर केंद्र सरकार को ही महत्व दिया जाता है, उनके विचारों को ही महत्व दिया जाता है, परंतु समवर्ती सूची वह विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाती है। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त समवर्ती सूची की जो विषय थे वो 47 थे, इससे बढ़कर अब 52 विषय हो गए हैं। 52 विषय पर समवर्ती सूची मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। और शुरुआत में इसमें भाषा को रखा गया है, मतलब 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और प्रारंभ में 14 भाषा, 14 राज्य जो है, प्रारंभ में जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तो 14 राज्य थे भारत में और 14 भाषाओं को ही संविधान के अनुसूची में लागू किया गया था 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में ये भाषा बढ़ते बढ़ते 22 भाषाएं हो गई हैं, जिसमें इंग्लिश जो है हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में इंग्लिश का कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, प्रारंभ में 14 भाषा और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख हमारी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में किया गया है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। दूसरी और तीसरी अनुसूची, पहले वेतन भत्ता और फिर शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सांसद चुन करके राज्यसभा में आएंगे उससे संबंधित प्रावधान इसमें है। उसके बाद आ जाते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची। 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों SC ST से रिलेटेड है। 6ठी अनुसूची में विशेष रूप से 4 राज्यों का बात किया गया है। फिर आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची सबसे आसान, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी सूचियों का इसमें वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में बढ़ते बढ़ते ये 12 अनुसूचियां हो गई। अब ये कैसे बढ़ी, कौन से संविधान संशोधन से बढ़ी, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अनुसूची 9वीं अनुसूची जो है, क्योंकि ये जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, यानी पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ा गया इसमें, और ये पहला संविधान संशोधन था। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है। संविधान संशोधन का मतलब जब संविधान बन गया उसके बाद समय अनुसार उसमें लगा कि हाँ इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो संसद जो है इसमें परिवर्तन के प्रावधान भी करती है, तो उसे ही हम संशोधन कहते हैं। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित बातों को लिखा गया है। भूमि सुधार का मतलब ये है कि भूमि से संबंधित जो भी प्रथाएं थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, उसमें सुधार करना, कैसे सुधार करना है, उससे संबंधित बातों को इसमें लिखा गया है। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, लेकिन इसमें और भी इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है कि ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, तब इसको 9वीं अनुसूची को हमारे 8 अनुसूचियों के बाद जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची 1951 में, संविधान लागू होने के 1 साल बाद। भूमि सुधार जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। 1985 में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित कानूनों को लिखा गया है। दल बदल का मतलब होता है एक दल से दूसरे में
बदल जाना। शुरुआत में 1985 से पहले क्या होता था कि कोई भी नेता जो है, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी पार्टीज आ गई थी, इससे क्या होता था कोई भी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल हो जाता था और वो क्या करते थे, बाद में किसी दल में जुड़ जाते थे, जिससे संबंधित कुछ कानून बनाए गए जिससे देश की व्यवस्था को ठीक से चलाया जा सके। इसीलिए इस कानून को लाया गया जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। तो बहुत आसान है इसे याद करना, 10 से 10, 10 से दल बदल, हम लोग भी ऐसे ही याद किए थे। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। पहले तो हम लोग को ये याद रखना है 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया। अब आते हैं 11वें संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज 1992 से 93 में, कभी कभी इसका डेट जो है कहीं कहीं विवादित है कि 92 में हुआ या 93 में, तो ऑप्शन इसका सही है 93, लेकिन कहीं कहीं 92 भी दे देता है, इसीलिए हम इसको भी लिख दिए। 1992 में प्रस्ताव आया और 1993 में से पारित कर दिया गया था, तो इसीलिए दोनों डेट को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, 11वीं अनुसूची, पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन और 1992-93 इसका डेट है। अगला तो और भी आसान है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन होते ही अगले साल जस्ट 74वां संविधान संशोधन, दोनों का ईयर भी सेम है। 11वीं और 12वीं अनुसूची, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 92-93 और इसमें भी 92-93 दोनों सेम ईयर में हुए थे। एक है पंचायती राज और दूसरा है नगर प्रशासन या स्थानीय प्रशासन। पंचायती राज जो गांव से संबंधित है और नगर प्रशासन या स्थानीय प्रशासन जो कि नगरों से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अनुसूची है वो 11वीं और 12वीं है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन दोनों साथ साथ में आया था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी क्या है कि पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगर प्रशासन में 18 विषय है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे आसानी से याद कैसे कर सकते हैं, इस तरह, मतलब इसको लाइन बाय लाइन याद किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। पहले इस टेबल को याद किया जाए, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। तो 9वीं 10वीं इसे तो हमें याद नहीं करना होगा। 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहला का डेट है 1951, दूसरा का डेट है 1985, तीसरा 1992-93 और चौथा भी 1992-93। अब आते हैं 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित, आप लोग याद करने के लिए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ, देश में कानून बन गया, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश था। तो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी पढ़ा था कि सबसे पहले हमने किस विषय पर ध्यान दिया था, 5 वर्ष का क्या लक्ष्य रखा था कि कृषि विकास कैसे हो। तो कृषि विकास किससे संबंधित है, भूमि सुधार से ही तो संबंधित है। तो इसे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि 1951 में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें भूमि सुधार से वो संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, 1991 में और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 69 संविधान संशोधन द्वारा। आई होप कि आप लोग को ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत संविधान का बहुत छोटा सा टॉपिक है, शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक अनुच्छेद था, लेकिन हमने, क्योंकि वो बहुत लंबा है, पहले हम अगर अनुसूचियों को समझ ले और संविधान के कुछ और टॉपिक्स को समझ ले तो अनुच्छेदों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले मैंने अनुसूची का टॉपिक आपको पढ़ाया है। आई होप कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।